डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं, जब हम बात करते हैं खेती किसानी के क्षेत्र की, तो हम सभी के जहन में एक तस्वीर आती है खुले खेत की, वहां पर कड़ी मेहनत कर रहे हमारे किसान भाई बहन की, और साथ ही साथ खेतों में लहलहाती फसलों की। लेकिन आपको बता दें कि सच्चाई ये है कि खेती किसानी का क्षेत्र केवल इस तस्वीर तक ही सीमित नहीं है। ये क्षेत्र अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। जी हाँ, विकसित भारत बना सकता है ये क्षेत्र। हमारे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है ये क्षेत्र। साथ ही साथ किसानों को आत्मनिर्भर बना सकता है। कैसे ये सब कैसे संभव हो सकता है? कैसे इस क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं और कैसे हमारे जो किसान हैं आत्मनिर्भर बन सकते हैं, यहां तक कि स्वरोजगार की ओर भी अपने कदम बढ़ा सकते हैं? आपके मन में ऐसे कई सवाल होंगे जिनके जवाब आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, आज विचार विमर्श करेंगे किसान आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार पर। यही हमारे आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मार्कंडेय सिंह जी उपस्थित हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं पुष्प विज्ञान संभाग, आईआईटी पूसा, नई दिल्ली में। साथ ही साथ हमारे साथ प्रीति चौधरी जी उपस्थित हैं, जो फाउंडर और सीईओ हैं एचजी सिस्टम्स की। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन जी उपस्थित हैं, जो प्रोफेसर हैं कृषि विद्यापीठ इग्नू से। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विचार विमर्श हम शुरू करें, हमारी चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। स्वरोजगार के रास्ते पर पड़ता किसान देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। आज का किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि उद्यमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर किसान का मतलब है अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार की मांग को समझकर खेती करना और फसल के साथ मूल्य संवर्धन, प्रोसेसिंग और सीधी बिक्री से आय बढ़ाना। आज स्वरोजगार के कई रास्ते खुले हैं। डेयरी, पोल्ट्री, मशरूम, मधुमक्खी पालन, नर्सरी, जैविक खेती और फूड प्रोसेसिंग। सरकारी योजनाएं, प्रशिक्षण और तकनीक किसान को बना रही हैं स्वावलंबी। जब किसान ज्ञान, तकनीक और मेहनत को जोड़ता है तो खेती सिर्फ पेशा नहीं, सफल व्यवसाय बन जाती है। हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर किसान समृद्ध गांव और मजबूत भारत की पहचान है। तो देखिए, अभी हम सब ने एक विशेष रिपोर्ट, जी हाँ, किसान आत्मनिर्भरता से हम किस तरह से तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं, इसके बारे में जाना है। हमारे किसान कैसे इस क्षेत्र में और भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, स्वरोजगार के क्या क्या अवसर हैं, इस पर हमने चर्चा की है। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर डॉक्टर मार्कंडेय सिंह से यही जान लेते हैं कि अगर हम किसान आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो इसे आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? किसान भाइयों, यदि किसान को आत्मनिर्भरता की बात की जाती है तो इसका मतलब किसान जो खेती कर रहे हैं उससे होने वाली जो आय है, उस आय से उनके पूरे परिवार का जो है कि यदि पालन पोषण हो जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा हो जाती है, बीमारी के रूप में दवा के लिए जो है कि पैसा यदि खेती के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि खेती एक ऐसा माध्यम है जो किसान को आत्मनिर्भर बना सकता है।
बिल्कुल, तो खेती एक ऐसा माध्यम है जो आत्मनिर्भरता की ओर हमारे किसानों को लेकर जा सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर जैन, आपके पास हम आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगी कि हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? प्रशिक्षण की, तकनीकी या फिर बाजार की? तीनों की जरूरत पड़ेगी जी। प्रशिक्षण चाहिए सबसे पहले, फिर तकनीकी चाहिए जो हमारे कृषि अनुसंधान संस्थानों से मिलती है, और बाजार चाहिए जहाँ से किसान को आमदनी होती है। जी। सबसे पहले चाहिए प्रशिक्षण। जी। और प्रशिक्षण में एक्चुअली अब खासकर हमारी जो सरकार है उसका बहुत ज़्यादा अभी फोकस है। जी। और प्रशिक्षण में 2 तरह के कार्यक्रम हैं एक्चुअली। कृषि शिक्षा की बात करते हैं हम, और साथ ही साथ ट्रेनिंग की बात करते हैं। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं 1 वीक के, मतलब 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह का, ऐसे हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है। जो कृषि शिक्षक की बात करते हैं वहाँ 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, 1 साल के कोर्स होता है, या कभी डिग्री प्रोग्राम होते हैं, 4 साल का BSc एग्रीकल्चर होता है। तो एक तरह से एक पूरी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड जो एजुकेशन होते हैं वो एक डिग्री प्रोग्राम के रूप में होते हैं। तो तीनों प्रशिक्षण की बात होती है। साथ में जो तकनीकी के द्वारा हम हमारा किसान भाई अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। वो उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो एक सक्षम मतलब दक्षता के साथ, मतलब कम इनपुट्स में जो हमारे जो इनपुट लगाएंगे, खाद बीज, और ख़ासकर जो हमारा सिंचाई की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, उस कम पानी में, कम खाद बीज में हम अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए तकनीकी की ज़रूरत है। साथ ही साथ बाज़ार की ज़रूरत इसलिए है कि किसान को अपना उत्पादन बेचना है, और एक परिवार को अच्छी एक लाइफ देनी है, उसको परिवार को, बच्चों को एजुकेशन देनी है, उनको अपनी हेल्थ प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए आमदनी की ज़रूरत है। वो आमदनी हमें हमारा उत्पादन बाज़ार में बेचकर ही प्राप्त हो सकता है। तो तीनों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तीनों ही बहुत ज़रूरी है अगर हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। जी हाँ, प्रशिक्षण तो चाहिए ही अगर हमें अच्छा कार्य करना है, अपनी खेती किसानी को और बेहतर बनाना है। तकनीकों का समावेश हो जाए तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि हमारा काम जो है बहुत जल्द कम श्रम में हो जाएगा और बहुत ही सटीकता से होगा। और साथ ही साथ बाजार तो चाहिए ही, क्योंकि हम जो भी मेहनत करके अपनी उपज को तैयार करते हैं उसके लिए बाजार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी तो उपभोक्ताओं तक हमारी जो उपज है पहुंच पाएगी और हमें अच्छा मुनाफा मिल पाएगा। तो यहाँ पर किसान आत्मनिर्भरता पर हम चर्चा कर रहे हैं। स्वरोजगार की अगर हम बात करते हैं तो प्रीति जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने एक बहुत ही बेहतरीन स्टार्टअप की शुरुआत की हुई है, कृषि के क्षेत्र में आप बदलाव लाने में भूमिका भी निभा रही हैं अच्छी। तो स्वरोजगार के लिए आप किसानों को किस तरह की यहाँ पर बात कहेंगी कि किस तरह के अवसर हमारे किसान इस क्षेत्र में देख रहे हैं? हम लोग एक टेक कंपनी है और हम लोग ने किसानों के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। हमने ऑब्जर्व किया है, वी वर्कड विद FPOs, कोऑपरेटिव्स से जो किसान जुड़े हुए होते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो किसानों का काउंट ओवरऑल, अन्नदाता का काउंट, इट स्टैंड समवेयर अबाउट 40 मिलियन। और एक एवरेज लैंड होल्डिंग मार्जिनल किसान की होती है अबाउट 0.78 हेक्टेयर्स, आई मीन नॉट इवन हाफ अ हेक्टेयर। तो उसमें अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसान स्वावलंबी हो जाएगा, किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा, स्पेसिफिकली जब हमारी ईल्ड भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है और हमारा प्रिसीशन एग्रीकल्चर का अडॉप्शन अभी भी सब एवरेज है। सो वो आई थिंक एक बहुत ही फार फेच्ड ड्रीम है। आई मीन वो पॉसिबल नहीं है अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड एक फैमिली जो डिपेंडेंट होती है किसान पे, अबाउट ऑन एन एवरेज फैमिली ऑफ 5 पीपल, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि किसान अपने बच्चों को भी पढ़ा लेंगे उस खेती से जो उनकी आय आएगी उसमें, और एक एक एवरेज लाइफ स्टैंडर्ड भी जी लेंगे, सो इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉसिबल ड्रीम आई वुड से। एंड वी हैव स्पेंट रियली अ वेरी क्वालिटी टाइम विद फार्मर्स, अंडरस्टैंडिंग क्या उनके रूट कॉज चैलेंजेस। देखिए एज अ ह्यूमन हम सबके सेम ही होते हैं, और जो स्टैट्स हैं स्पेसिफिकली जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देती है, स्पेसिफिकली अगर हम एक्सपेक्ट करें कि एग्रीकल्चर से सब कुछ। सो उसको एक्चुअली हमारे को थोड़ा सा ऑगमेंट करने की ज़रूरत है कि और क्या क्या ऑप्शंस गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है। और इसमें भी गवर्नमेंट की बहुत फॉरवर्ड लुकिंग स्कीम्स रही हैं। वो FPO स्कीम ले लें या कोऑपरेटिव्स की स्कीम ले लें, जहाँ पे किसान के लिए उसके हिसाब का उसको बिजनेस ट्रेनिंग दी जा रही है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। FPO बेसिकली एक किसानों का ग्रुप, एक सिमिलर जो क्रॉप्स उगा रहे हैं, सिमिलर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, दे कैन मेक अ ग्रुप एंड दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एज अ बिजनेस। और वो एक प्रॉपर
बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं जहाँ पे उनको मार्केट कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रक्चर्ड रहेगी। सो ये कुछ स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेज हैं अभी, जैसे जैन साहब ने कहा कि प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी की उसको ज़रूरत है, जो ऑलरेडी कैंपेनिंग हो रही है किसान का और वेरियस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, बहुत एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू वो सब कुछ हो रहा है। कहीं ना कहीं ये FPO सिस्टम पे अगर हम बहुत सॉलिड फोकस रखें, इसको स्पेसिफिकली किसानों को वेल ट्रेन करके और एक सीमलेस मार्केट कनेक्टिविटी देकर, नॉट जस्ट मार्केट कनेक्टिविटी, अब अगर हम एग्रीकल्चर को ले लें, बहुत ज़्यादा अभी भी गैस वर्क है, बहुत मैनुअल प्रैक्टिसेस हैं, उसको हमें डिजिटाइज करने की ज़रूरत है। और आज की डेट में स्पेसिफिकली जब हमारा टेक्नोलॉजी स्टैक एज अ कंट्री बहुत रोबस्ट हो गया है, सो गवर्नमेंट ऑल्सो इज टेकिंग अ वेरी सॉलिड इनिशिएटिव, जहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को दे आर ब्रिंगिंग अंडर वन अम्ब्रेला, और वो पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स के साथ आ रहा है, जहाँ पे एक बहुत यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ किसान को उसकी एक्सेस दी जाएगी। किसान कैन अडॉप्ट डिजिटल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जहाँ पे उसको नॉट जस्ट प्रिसीशन एग्रीकल्चर, वो घर बैठे अपनी खेती को मॉनिटर ही नहीं कर सकता, सिस्टमैटिक खेती ही नहीं कर सकता, बट जो वेरियस फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, जो खेती की इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, उनको भी अवेल कर सकता है। सो बहुत कांस्टेंट टच में हमारे को किसान अभी जरूरत है एज अ कंट्री, दैट वी वर्क फॉर इंक्लूजन, बहुत क्लोजली किसानों की संस्थाओं के साथ हम काम करें और ये पूरा टेक अडॉप्शन पे फोकस रखें और फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी पे फोकस रखें विया द सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, लाइक FPOs, कोऑपरेटिव, जिनके साथ ऑलरेडी नाबार्ड बहुत क्लोजली काम करती है और हम भी काम करते हैं। सो मेरा ये इनपुट रहेगा उसमें किसान भाइयों के लिए टू बेसिकली देखिए, और हमारे को नई जनरेशन का इंटरेस्ट भी इन्वोक करना है। बिल्कुल, युवाओं को भी इस क्षेत्र से जोड़ना है, तो हमें कुछ नवाचार यहाँ पर लाने पड़ेंगे, नए नए तकनीकों को यहाँ पर समाहित करना पड़ेगा इस क्षेत्र में, तभी हमारे जो युवा हैं वो भी आकर्षित होंगे और इस क्षेत्र में अपना योगदान जरूर देंगे। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर मार्कंडेय सिंह जी का मैं यहाँ रुख करना चाहूंगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे हमने स्वरोजगार की बात की, हमारे देश में स्टार्टअप्स की लहर है, बहुत सारे जो युवा हैं हम कहें तो वो स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन जो पहल है प्रीति चौधरी जी के भी स्टार्टअप ने की है, और आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्षेत्रों की, व्यवसायों की, तो हमारे युवा किस ओर बढ़ सकते हैं और कैसे स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं? आज के डेट में डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, जी, कृषि में विविधीकरण का होना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने एक मॉडल निकाला है, IFS मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में 1 हेक्टेयर से लेकर के और 1 एकड़ तक की 2 यूनिट को जो है कि स्थापित किया संस्थान के अंदर। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर जैसे यदि 1 हेक्टेयर का मॉडल है, 10,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल का मॉडल है, तो उसमें देखेंगे मछली पालन है, उसमें कुक्कुट पालन है, उसके अंदर डेयरी है, उसके अंदर सीरियल्स की क्रॉप्स हैं, जैसे धान की खेती, गेहूं की खेती, जो उससे अनाज उत्पन्न होता है, उससे जो है कि किसान को आय होती है। उससे जो भूसा या पुआल होता है, उससे डेयरी में जो यूज होता है। उसके अलावा जो है यदि उसके बाउंड्री पे देखेंगे तो जो उद्यानिकी, चाहे जो है कि फल की फसलें हैं, चाहे सब्जी की बेल है, जैसे सेम की यदि बेल कहें तो बाउंड्री के ऊपर आपको मिलेगा। और हाई इनकम की यदि क्रॉप करें तो यदि छोटा सा ग्रीन हाउस बनाते हैं तो उसमें फ्लोरिकल्चर करते हैं, और एक छोटा सा हाउस बना करके मशरूम कल्चर, यदि इस तरह की फार्मिंग करते हैं तो डेफिनेटली जो आज के डेट में परंपरागत खेती है उससे जो होने वाली आय है उसके अपेक्षाकृत किसान भाई इस तरह की खेती से जो है अतिरिक्त आय और अधिक आय पूरे वर्ष जो है कि आय को अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस तरीके से जो है कि लाभ कमाने का और आत्मनिर्भर किसान बनने का एक बहुत ही अच्छा ये जरिया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर किसान आत्मनिर्भरता की, स्वरोजगार की, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसानों को जानकारी हो, ज्ञान हो। तो अगर ज्ञान अर्जित करना है, डॉक्टर पीके जैन आपसे हम जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए इस क्षेत्र में क्या क्या विकल्प हो सकते हैं कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण के संदर्भ में? सबसे अच्छा एक तरीका है जिससे हम हमारे किसान भाइयों की जो ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी जो इस कौशलताओं में वृद्धि कर सकते हैं। ज्ञान और कौशलता होना बहुत जरूरी है जी। और उसके लिए हम एक बहुत ही विस्तृत संगठनात्मक संस्थाएं हमारे देश में उपलब्ध है, और सबसे ऊपर तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, और उसके
अंदर जो हमारे जो प्रत्येक राज्यों में कृषि राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय अवेलेबल है। साथ ही साथ आजकल नए तरीके और कृषि शिक्षा में आ गया, उसमें एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड भी है। जैसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कृषि क्षेत्र के बहुत सारे प्रोग्राम्स खासकर डिप्लोमा प्रोग्राम और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, इवन द मास्टर लेवल के प्रोग्राम्स ही अवेलेबल है, जो सीधे जो किसानों को स्वरोजगार के पाठ्यक्रम चलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स कर, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप कोर्स कर सकते हैं, बी कीपिंग का कोर्स कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर का डिप्लोमा है, वहाँ पर लैंडस्केपिंग और फ्लोरिकल्चर उस तरह की चीज़ें, आप फल और सब्जियों की खेती कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ में उससे जो मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे सॉस और आपका जैम जेली कैसे बनाते हैं, उस तरह की पढ़ाई हम करते हैं। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा डेयरी टेक्नोलॉजी का है, उसमें दूध से रिलेटेड जितने भी उत्पाद हैं, बटर, क्रीम, पनीर, खोवा, उस तरह के, और साथ में मिल्क की प्रोसेसिंग, उसका चिलिंग कैसे होती है, उसका पाश्चराइजेशन कैसे, उस तरह के प्रोग्राम हैं। साथ ही साथ जो स्टार्टअप को ध्यान में रखते हुए आजकल हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स स्टार्ट कर दिए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उसके लिए हमारे पास MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, एक PG डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, इस तरह के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। उस ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के लिए जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर 1 वीक का, कभी 2 दिन के एक क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित, वहाँ पर हमारे किसान भाई बहुत लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे विकल्प हैं। अगर आपको इस क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाना है तो हमारे देश के जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी परस्पर तैयार रहते हैं आपको जानकारी देने के लिए। आप किसी भी कृषि विश्वविद्यालय का रुख कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों का रुख कर सकते हैं। अगर हमारे युवा इस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं तो कृषि शिक्षा के लिए भी बहुत सारे विकल्प हैं, आप उस ओर बढ़ करके इस क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। बस आपको पहला कदम यहाँ पर बढ़ा है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और प्रीति जी का मैं रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम आधुनिक तकनीकों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र में, तो ये सब हमारे किसानों के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है? अगर हमारे को एक मास स्केल पे डिसरप्शन या एक चेंज अगर देखना है तो दैट कैन ओनली बी सीन वियर टेक्नोलॉजी इज़ अ मेजर डिसरप्टर। स्पेसिफिकली अगर हम देखें एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर फार्मर्स, एग्रीकल्चर की एजुकेशन, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देयर इज़ वास्ट अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परवेलेंट है वो हमारी सोसाइटी में। मुझे आई थिंक आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, आई रियली डाउट उतने इंस्टीट्यूशंस कोई और टेक्नोलॉजी के होंगे। सो उसमें आई थिंक देयर इज़ ऑलरेडी अ सैचुरेशन दैट वी हैव रीच्ड। सो जो ज़रूरत है अभी आज की डेट में, विच आई बिलीव हैविंग ऑब्जर्व्ड वो लैंडस्केप को देखने के बाद, स्पेसिफिकली कुछ अभी जैसे मार्कंडे सर ने बोला, एक मॉडल IFS मॉडल है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। सो उस तरीके के देखिए एक इंस्टीट्यूशन जो किसान के बिल्कुल क्लोजेस्ट सिचुएटेड है, दैट इज अ KVK। जितने भी ये मॉडल्स आते हैं, आई थिंक अगर हम वो मॉडल का रिप्रेजेंटेशन इफ वी कैन इंस्टॉल या डेमोन्स्ट्रेशन KVKs में, और KVK द्वारा वो आउटरीच, अगर जितने भी उसका कवरिंग क्षेत्र है उसमें इफ दैट आउटरीच और दैट ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड बाय KVKs टू द फार्मिंग कम्युनिटी, आई थिंक उसका अडॉप्शन काफ़ी बढ़ जाएगा। और सेंट्रल से हम उसको मैनेज कर सकते हैं बाय मैपिंग एवरीथिंग। आज की डेट में जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, वी एट HG सिस्टम वी बेसिकली मैप एवरी प्लॉट। सो देयर इज अ वेरी वेरी एम्बिशियस स्कीम जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, एग्री स्टैक, विच इज बेसिकली क्रिएटिंग अ रेपोजिटरी या डायरेक्टरी हर प्लॉट की, जिसमें इंटेलिजेंस सिस्टम है, एक तरह से डेटाबेस है हर फार्म का, जहाँ पे लॉग इन करके यू कैन मैप रियल टाइम, आप उसको सेंट्रली मॉनिटर मैनेज कर सकते हैं। उसका लोकल एडमिन आप KVKs को दे सकते हैं, जो भी मॉनिटरिंग संस्था है उस रीजन में उसको दे सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी, विदाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी या सुपरविजन या मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट आप उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। सो टेक्नोलॉजी एनीवेज इज अ वेरी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। अब वो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट इवेंचुअली फार्मर को कैसे हो, देखिए फार्मर को फर्स्ट हैंड बेनिफिट होगा वंस उसका प्लॉट इज जियो फेंस्ड एंड डिजिटाइज। वो उसको
कभी भी लॉग इन करके देख सकता है, ऑफ कोर्स किस क्रॉप को मॉनिटर कर सकता है. अदर देन दैट यू नो इट हेल्प्स फार्मर इन अवेलिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स. स्पेसिफिकली उसको लोन लेना है. आज की डेट में बैंक यू नो वो बैक एंड फोर्थ किसान के बड़े चक्कर लग जाते हैं. वो यू नो फाइल पास नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, बैंक को समझ नहीं आ रहा क्या सिस्टम यूज करना है टू वैलिडेट क्रॉप की फसल हालत क्या है, खेत की हालत क्या है, बीमा देना, लेट्स से अगर फसल बर्बाद होगी तो बीमा कैसे दिया जाए. तो टेक्नोलॉजी एनीवेज इज अ वेरी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट अदिति जी. यहाँ पे अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी व्हाट वी नीड इज बेसिकली जो किसान के जो क्लोजेस्ट यू नो सिचुएटेड इंस्टीट्यूशन है उसका कितना कनेक्ट है, रेगुलर कनेक्ट है किसान को वो अवेयरनेस क्रिएट कराने में कि क्या क्या नए मॉडल्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है. वो मॉडल अगर वो अडॉप्ट करना चाहे उसको यू नो शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेज कराए जा सकते हैं, उसको हैंड्स ऑन यू नो प्रैक्टिस कराई जा सकती है. एंड दैट इज द वन वे आई बिलीव वी कैन एक्चुअली हम उस माइलस्टोन को रीच कर पाएंगे जहाँ पे किसान वो मॉडर्निस्टिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर लाए, छोटे छोटे ग्रीन हाउसेज लगाए जहाँ पे उसको यू नो वो अच्छी आय भी मिल पाए अपनी खेती से. बिल्कुल. तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि आधुनिक तकनीकें जो है हमारे किसानों को बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचा सकती हैं और इसके लिए जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो नजदीकी संस्थान है, कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो भी अहम भूमिका निभा सकते हैं किसानों को सहयोग करके, किसानों को उनके प्रति जागरूक करके. किस तरह से किसानों के समक्ष जागरूकता लाई जा रही है, कैसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की जा रही है, स्वरोजगार के क्या क्या अवसर हैं, किसानों को ये किस तरह से बताया जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे. लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श. बने रहिए दूरदर्शन किसान पर. डीडी किसान ने कर ली है तैयारी. यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक. बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान. विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान. देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है. आज हम चर्चा कर रहे हैं किसान आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार के बारे में. जी हाँ, किसान किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, स्वरोजगार के क्या क्या अवसर हो सकते हैं, इस पर हमारी जो चर्चा है लगातार जारी है. ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि तकनीकें जो हैं वो कितनी जरूरी हो जाती है. अब इन तकनीकों का ज्ञान हमारे किसानों तक किस तरह से पहुंचाया जा रहा है, कैसे उन्हें जागरूक किया जा रहा है, इस पर हम जानकारी ले लेते हैं. हमारे देश के सबसे प्रमुख कृषि संस्थान IRI के विभागाध्यक्ष हमारे साथ उपस्थित हैं, पुष्प विज्ञान सभा के डॉक्टर मार्कंडेय सिंह. आपसे जानना चाहेंगे किसानों को जागरूक कैसे किया जा रहा है कि किसान जो है आधुनिक तकनीकों को अपनाएं और आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाएं. किसानों को इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, प्लस जो है कि जैसे पूसा जैसी संस्थान हैं, वो हर वर्ष जो है कि किसान मेले का आयोजन होता है जी. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने किसान भाई हैं यदि किसान मेला के अंदर आते हैं तो उनको जो है कि जो भी संस्थान वहाँ पे मेले का आयोजन किया है, जैसे उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अन्य जो कृषि विश्वविद्यालय हैं और प्लस अन्य प्रांत के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी स्टॉल वहाँ पे लगाए जाते हैं. और उस स्टॉल के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, चाहे वैरायटी के रूप में डेवलप की गई हो, चाहे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो, चाहे कृषि के टूल्स हों, उनको जो है कि वहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है. प्राइवेट कंपनी को भी बुलाया जाता है और वहाँ पे एक जगह पे जो है कि किसान को जो है कि हर वर्ष हर कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले के माध्यम से टेक्नोलॉजी को देखने का अवसर प्रदान होता है. इसी के साथ साथ जो है जो कृषि विश्वविद्यालय या ICAR के जो इंस्टीट्यूट हैं जो कृषि के क्षेत्र में जो है किस्मों का विमोचन करते हैं या टेक्नोलॉजी का विमोचन करते हैं, इनको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे देश के हर जिले में मिनिमम एक कृषि विज्ञान केंद्र हैं,
कुछ ऐसे ज़िले हैं कि जहाँ पे 2 भी कृषि विज्ञान केंद्र हो गए हैं, वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। कृषि विज्ञान भी जो है कि मेले का आयोजन करता है, प्रशिक्षण करता है। इसके साथ जो है कि किसान जो है, जैसे जो नई स्कीम्स भारत सरकार की लॉन्च की गई हैं, चाहे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के थ्रू हो, आपको जो है कि संरक्षित संरचना ग्रीन हाउस बनाना हो, नेट हाउस बनाना हो, नर्सरी के लिए जो है कि आपके केचुआ का पालन करना हो, या एपिडा के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज का जो है कि आपको जो है कि संरचना बनानी हो, ताकि लंबे समय तक अपने प्रोडक्ट को जो है कि लो टेम्परेचर पे आप रख सकें, मार्केट को रेगुलेट कर सकें। इन सब की जानकारी जो है, और जो सरकार की स्कीम्स हैं, इनको जो है सरकारी संस्थानों में जा करके संभागों से जो है कि संपर्क करके किसान भाई जो है संरचना बनाने के लिए कम लागत पे किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, प्लस जो है कि सरकार की जो है कि किस तरह की स्कीम है उसका लाभ उठा सकते हैं, प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आप पुष्प विज्ञान संभाग से ही यहाँ पर उपस्थित हैं, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, फूलों की खेती जो है हमारे देश में बहुत ही अच्छे स्तर पर होती है, अगर स्वरोजगार के अवसर की बात करें तो इस क्षेत्र में कौन कौन से अवसर हो सकते हैं हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए? जैसे यदि फूलों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से फूल को 2 भागों में बांटा गया है। एक कर्तित पुष्प जिसको हम कट फ्लावर बोलते हैं, दूसरा लूज फ्लावर जो केवल फ्लावर होता है। जो कट फ्लावर्स होता है उसके फ्लावर के साथ डंडियां और पत्तियां भी होती हैं। तो यदि आप देखें दिन प्रतिदिन जो है कि किसान के जोत का आकार जो है कि छोटा होता जा रहा है, मैदानी क्षेत्रों से लेकर के पहाड़ी क्षेत्रों पे। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पीछे जो है हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन चलाया गया था, और जिसमें ग्रीन हाउस बनाने के लिए बड़ी अच्छी सब्सिडी दी गई। इसी के माध्यम से जो है कि यदि देखें तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, श्रीनगर हो गया, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो गया, वहाँ पे फ्लोरिकल्चर काफ़ी फला फूला, और उसी को देखते हुए जो है MIDH के अंदर जो है कि मैदानी क्षेत्रों में भी ग्रीन हाउस को बनाने के लिए जो है सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। और इसमें जो फ्लावर्स हैं, जैसे गुलाब की खेती, कार्नेशन की खेती, लिलियम की खेती, एंथूरियम की खेती, जरबेरा की खेती, गुलदाउदी की खेती, ये संरक्षित संरचना के अंदर जो है कि इसकी खेती की जा रही है। लेकिन यदि लूज फ्लावर्स की बात करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कुछ गेंदा की किस्मों का विमोचन किया है, जो दिवाली के टाइम पे, जैसे यदि हम पूसा दीप की बात करते हैं, पूसा पर्व की बात करते हैं, पूसा उत्सव की बात करते हैं, वो दिवाली के टाइम में जो है कि एक अच्छी कीमत जो है कि किसानों को देती है, लगभग 80 से 90 रुपए के आसपास प्रति किलो मिल जाता है। इसी तरीके से कुछ किस्में हैं, जैसे पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बहार गेंदा है, पूसा अर्पिता है, अभी रिसेंटली जो है कि पूसा प्रभा, पूसा श्वेताब, ये किस्में जो है कि गेंदा की विकसित की गई हैं। और इसी तरीके से लूज फ्लावर में यदि आप देखेंगे तो बबूना है, जिसको हम सीजनल क्राइजेंथेमम कहते हैं, इसका भी खेती यदि किसान भाई करते हैं और वैल्यू एडिशन के तरफ यदि जाते हैं। बिल्कुल। जैसे फूलों की खेती करने के साथ साथ यदि उसके एसेंशियल ऑयल को निकालते हैं, या गुलकंद बनाते हैं, या अगरबत्ती बनाते हैं, तो उससे जो है कि अच्छी अतिरिक्त आय जो है किसान भाई को प्राप्त करने की संभावना है। बिल्कुल। तो फूलों की खेती तो एक अच्छा व्यवसाय है ही, साथ ही साथ अगर उसका वैल्यू एडिशन कर लिया जाए तो और भी ज्यादा बड़ा यहाँ पर रोजगार हम स्थापित कर सकते हैं। और देखिए, हम केवल खुद ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी यहाँ पर लाभ पहुंचा सकते हैं, उन्हें भी रोजगार के अवसर देंगे और आमदनी सभी की बढ़ेगी। लेकिन आपको इसके लिए पहले ज्ञान लेना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने पुष्प संबंधित व्यवसायों के बारे में तो जान लिया। आपसे डॉक्टर जैन हम जानना चाहेंगे, जैसे पशुपालन का क्षेत्र है, मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है, मशरूम उत्पादन हमारे देश में काफी अच्छे स्तर पर हो रहा है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनमें से किसमें जोखिम कम है और कौन कौन से जो व्यवसाय हमारे किसानों के लिए लाभकारी हो सकते हैं? देखो, सबसे जो किसानों के लिए जो जिसमें लगातार आमदनी होगी, पूरे 12 महीने आमदनी होगी, वैसा एक व्यवसाय है पशुपालन का। जी। पशुपालन में ऐसा है कि कम लागत, मतलब जैसे उसमें स्केल हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, 2 पशु रखे भी और 50 पशु रखे भी, लेकिन उनकी किसान की लगातार आमदनी होती है। तो पशुपालन ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें किसानों की आय बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है, और इसमें
जो ग्रोथ है, जो कंट्रीब्यूशन है वो कृषि व्यवस्था में बहुत ज़्यादा है जी। तो पशुपालन से रिलेटेड हमारे देखो काउज है, गाय रख सकते हैं, भैंस रख सकते हैं, गोट फार्मिंग बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा है, उसमें वृद्धि काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ में जो इस किसान भी अपने लेवल पे इसका जो डेयरी प्रोडक्ट बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो पनीर और घी इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं और उनसे उनको काफ़ी आमदनी होती है। साथ साथ बी कीपिंग भी एक ऐसा जिसमें सरकार का भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है और जो हम जो बी जो हनी के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 1 है और हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी है और गवर्नमेंट उसको जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। तो एक बी जो प्रोडक्शन है, हनी प्रोडक्शन की बात है, उसमें काफ़ी व्यवसाय है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सेक्टर फिशरी सेक्टर। तो आजकल तो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग हो रही है, राइस के खेत में भी फिश कल्चर हो रहा है और इनलैंड जो फिशरी प्रोडक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल फिश प्रोडक्शन में वो बहुत ज़्यादा है। तो फिश प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा हमारा योगदान है और किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। बिल्कुल। साथ ही पोल्ट्री फार्मिंग, उसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज कम है और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम है और उत्पादन लगातार है। बिल्कुल। तो उससे किसानों की लगातार आमदनी होती है और किसानों को एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे जो कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किसानों की जो आमदनी एक सीजनल आमदनी है। जो फसल की हार्वेस्टिंग होती है साल में 2 जो मेन हमारे फसल के सीजन है उस समय तो उनकी आमदनी होती है, लेकिन 12 महीने फिर किसान को कुछ नहीं मिलता। तो जो गैर फसली जो व्यवसाय हैं कृषि से आधार उनको अपनाया जाए और खासकर जो निर्भर भारत में उसको जो मिशन है हमारा उसमें इन गैर फसली जो व्यवसाय हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया। बिल्कुल। तो आप खेती किसानी तो करिए ही, साथ ही साथ ये जो कृषि संबंधित व्यवसाय हैं इन्हें भी आप अपना लेंगे तो साल भर आपको अच्छी आमदनी मिलती रहेगी और इसके लिए आपको यहाँ पर अब जागरूक होना पड़ेगा, तभी आप आत्मनिर्भर किसान बन पाएंगे। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। प्रीति जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे स्वरोजगारों के अवसरों की, कृषि स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, तो इसमें हम अगर सरकारी मदद की बात करें तो किस तरह का सहयोग सरकार की तरफ से मिलता है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत एक्सटेंसिव सपोर्ट मिलता है और वो आप किसी भी स्केल की हम बात कर सकते हैं। अभी वी हर्ड फ्लोरिकल्चर में क्या स्कीम्स हैं, वहाँ पे क्या सपोर्ट हो सकता है, एंड देन अगर वो जो कन्वेंशनल उसकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें अगर वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहे तो उसमें क्या सपोर्ट है। दैट इज़ वन साइड ऑफ द मिरर, राइट। ओके, उसको क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अपने कन्वेंशनल एग्रीकल्चर या फार्मिंग क्षेत्र में। अगर जैसे नई जनरेशन का इंटरेस्ट नहीं है टू कंटिन्यू इन द सेम फार्मिंग प्रैक्टिसेस, या वो कुछ नया अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, या एजुकेशन अच्छी हो गई है और वो चाह रहे हैं कि वहीं पे रूरल कम्युनिटी में ही उनको कोई बिजनेस शुरू करना है, तो देखिए वो एग्री इनपुट का स्टोर खोल सकते हैं एंड विया FPO एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट की क्रेडिट स्कीम से लेकर फिनेंशियल सपोर्ट सिस्टम का बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बना हुआ है। नाबार्ड द्वारा बहुत सॉलिड एंड रेगुलर हैंड होल्डिंग होती है जी। उसमें थोड़ी सी और ज़रूरत है समवेयर कहीं ना कहीं हमारे को शायद थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है कि वो हैंड होल्डिंग का पीरियड या थोड़ा सा उसमें और इकोसिस्टम को उसको हम मजबूत करें गवर्नमेंट की साइड से। जो इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं स्पेसिफिकली FPOs या कोऑपरेटिव्स को मैनेज और मॉनिटर करने के लिए वो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, किसान या उसकी जनरेशन या उसका अगर हम उसके बच्चे देखें तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपने FPO बना के दे दिया, वो बिजनेस एस्टेब्लिश करके दे दिया एंड दिल एक्चुअली वो बिजनेस चला पाएंगे एफिशिएंटली, कॉम्पीट कर पाएंगे एक जो एस्टेब्लिश बिजनेस, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो उसको एक हैंड होल्डिंग की जरूरत है, 5-6 वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। एक बार वो वोकेशनल उसको बेसिक PNL बनाना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंट्रीज करना, वो 1-1.5 साल की मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग और हैंड होल्डिंग के बाद उसका स्किल डेवलपमेंट जब उस लेवल पे आ जाए जहाँ पे वो कंटिन्यू कर पाए, तो आई थिंक एक विलेज की खुद की इतनी रिक्वायरमेंट होती है एग्री इनपुट्स की। और ये जितने भी बड़े एग्री इनपुट प्लेयर्स हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, दे एनीवेज ओपन देयर स्टोर्स इन अ फ्रेंचाइजी मॉडल। तो और
किसान जिसने एग्रीकल्चर एजुकेशन करी हुई है, द किड्स एनीवेज आर वेरी एलिजिबल फॉर दोज सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा, तो वो लाइसेंस ले सकते हैं, अपने एग्री इनपुट के स्टोर खोल सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इतना ज़्यादा आ गया है, बहुत मार्केट कनेक्टिविटी का अपना एग्री आउटपुट का भी खोल सकते हैं। सो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में अगर किसान या उसके बच्चे नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, वो कुछ ऑफ द बीट कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें भी फॉर ट्रेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एग्री इनपुट का ट्रेड कर सकते हैं, विया एफपीओ सिस्टम कर सकते हैं, विया कोऑपरेटिव सिस्टम कर सकते हैं, लाइसेंस में भी आपको काफ़ी स्कीम और एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है। और कहीं अगर आप अच्छा खासा पढ़ लिख गए, आई कम फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड एंड आई वाज इन IBM हांगकांग, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग मेरी फैमिली से कि मैं आके एक दो वी आर इन स्पेस टेक, वी आर एट इंटरसेक्शन ऑफ AI एंड स्पेस टेक, बट जो फर्स्ट इंडस्ट्री हमारी थी सोल्यूशन की वो एग्रीकल्चर थी। तो अगर इतना ज़्यादा आप हाईली एजुकेटेड हो गए एंड इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट, तो अब एक हर स्केल का और हर सेगमेंट में, हर सब सेगमेंट में बहुत सिस्टमैटिक सपोर्ट है गवर्नमेंट का। बिल्कुल। एंड एज अ कंट्री वी आर रियली ब्लेस्ड। मैंने अक्रॉस द ग्लोब काम किया है, बहुत अच्छी कंट्रीज़ को मैंने बहुत क्लोजली आई वुड से ऑब्जर्व किया है, बट उसमें जितना हम एज अ कंट्री ब्लेस्ड है और प्रिविलेज्ड एंड आई वुड से सपोर्टेड हैं बाय द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, आई थिंक दिस इज द टाइम हम ग्रो कर रहे हैं एज अ कंट्री, एज एन इकोसिस्टम। बिल्कुल। सो बहुत सॉलिड सपोर्ट है अदिति जी, इट्स अ वेरी पूरा सहयोग हमारी सरकार की ओर से यहाँ पर मिलता है, बस आपको शुरुआत करने की जरूरत है। जैसा प्रीति जी ने कहा कि केवल खेती किसानी को खेतों और किसानों तक ही, यहाँ पर फसलों तक ही सीमित ना समझे, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारी हम कह सकते हैं कि अवसर हैं जिसे अपनाया जा सकता है। हमारे तीनों विशेषज्ञ आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बस आपको भी समझना होगा, आप इस ओर बढ़ सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, तो किसान तो आत्मनिर्भर हो ही, लेकिन हमारे देश में महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम स्वरोजगार की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार की बात करते हैं, तो महिलाओं के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या विकल्प है? हाँ, उसमें जैसे देखें तो कृषि के अंदर यदि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में देखते हैं, तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जैसे यदि हम फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं, तो ये देखा गया है कि ग्रीन हाउस के अंदर या बाहर जो प्रोडक्ट्स हम तोड़ते हैं और उसके वैल्यू एडिशन पे यदि हम बात करते हैं, तो ये देखा गया है कि महिलाओं के लिए जो है एक स्वरोजगार की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी। और इसी के साथ साथ जैसे हम ग्रेडिंग की बात करते हैं, केवल हम प्रोडक्शन की ही बात ना करें, प्रोडक्शन जैसे हमारा प्रोडक्शन, कुछ प्रोडक्शन पेरिशेबल होता है, कुछ नॉन पेरिशेबल आइटम होता है। जो पेरिशेबल प्रोडक्शन है, पेरिशेबल प्रोडक्शन के अंदर जैसे हॉर्टिकल्चरल जो प्रोड्यूस हैं, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्लावर्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, उनका ग्रेडिंग और पैकिंग के अंदर भी जो है कि जो महिलाओं का योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है। उसको मैनुअल यदि ग्रेडिंग करनी है, पैकिंग करनी है, वहाँ पे भी एक स्वरोजगार का जरिया मिलता है। इसके अलावा जो वैल्यू एडिशन की बात, हम धूप बत्ती की बात करते हैं या गुलाल की बात करते हैं, वहाँ पे भी जो है कि महिलाओं को जो है स्वरोजगार की जो है कि संभावनाएँ काफ़ी अच्छी दिखती हैं। इसके बाद जो मार्केट में बेचने की बात होती है, मार्केट में यदि फ्लावर्स की मार्केट में, यदि गाजीपुर मार्केट में देखें, तो जो महिला वर्कर्स हैं, जैसे मैं पीछे भी बोला, गारलैंड बनाने के लिए डेली यदि आप देखें तो मार्केट के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा समूह महिला का जो है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को जो है कि बनाता है और बेचता है जो है। और इसके अलावा जो महिलाएं हैं, केवल हॉर्टिकल्चर में नहीं, जो अदर है जैसे पोल्ट्री है, आपकी डेयरी है, और जो केचुआ पालन है, जिसके माध्यम से जो है कि हम बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, या मशरूम कल्टीवेशन है, उसमें भी काफ़ी देखा गया है कि महिलाओं का योगदान देखा गया है। बिल्कुल, तो महिलाओं का योगदान हमेशा से ही कृषि के क्षेत्र में रहा है और हम कह सकते हैं कि पुरुषों से ज़्यादा रहा है। और यहाँ पर अगर हम स्वरोजगार के अवसरों की बात करें, तो महिलाएं भी आगे बढ़कर इस दिशा में आगे आएं और आत्मनिर्भर जरूर बने। बढ़ते हैं आगे और अब मैं यहाँ पर डॉक्टर जैन का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर जैन, हम बात कर रहे हैं स्वरोजगार की, सरकारी मदद की, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, जैसे नई रोजाना तो नहीं, कभी कभी प्रयासों के बाद एप्स
विकसित की जाती हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तैयार किए जाते हैं, वो हमारे किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचा रहे हैं। चाहे हम स्वरोजगार की ही बात कर लें, चाहे हम यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने की बात कर लें, खेती किसानी को आसान बनाने की बात कर लें। देखो, आज का जो ICT का यूज है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और ICT का यूज बेसिकली हमारे स्टार्टिंग वहाँ प्रशिक्षण से स्टार्ट हो जाता है। और कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करना है, शुरू करना है, तो सबसे पहले हमें उसकी बारे में जानकारी होती। तो हमारे जितने भी डिजिटल टूल है, वेबसाइट्स है, मोबाइल है, उनकी थोड़ी सारी कहाँ पर मार्केट है, कहाँ से इनपुट परचेज करेंगे, कौन कौन उसमें काम करते थे, कितनी इंडस्ट्री ऑलरेडी उस सेक्टर में, उस एरिया में काम करी, ये सारी सब सूचनाएं आज हम थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी हम प्राप्त करते हैं। तो वहाँ पर साथ ही जो कंज्यूमर से कनेक्शन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी, खास करके ऐप बेस्ड है। तो वहाँ पर इवन जो मार्केटिंग करनी है, हमारा प्रोडक्ट को सेल करना है, फीडबैक लेना है कंज्यूमर से, वहाँ पर हमारा ऐप काम करते हैं सारा। साथ ही साथ इवन परचेजिंग के लिए आपको इनपुट परचेज करना है या कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है, वहाँ पर भी आपका ऐप बेस्ड सारा प्रोसेस। तो दोनों बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों जगह हमारा जितने भी जो ऐप बन रहे हैं नए नए, और खासकर की जो स्टार्टअप्स, जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये थ्रू ऐप के थ्रू जो एग्रीगेशन हो रहा है, रिसोर्सेज का एग्रीगेशन हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज का एग्रीगेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का एग्रीगेशन हो रहा है, और उसके थ्रू इफिशिएंसी सिस्टम में डेवलप हो रही है। तो वहाँ पर इस सारे ऐप बेस्ड सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है। बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका उपयोग हो रहा है, और ये कई हम कह सकते हैं तरीकों से लाभ भी पहुंचा रहे हैं हमारे किसानों को, अपनी खेती किसानी को उन्नत बनाने में भी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं किस तरह से किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं, स्वरोजगार के किस तरह से अवसर जो हैं वो अपना सकते हैं। इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारी चर्चा हो रही है किसान आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार पर। जी हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है हमारे किसान सशक्त हो सके, हमारे किसान आत्मनिर्भर बन सके, और इसके लिए किस तरह से हमारे किसान कदम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से सरकारी मदद का लाभ ले सकते हैं, इसी पर आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं। स्वरोजगार के कौन कौन से अवसर हैं जिन्हें अपनाकर वो अपने लिए इन्हें फायदेमंद बना सकते हैं, इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रीति जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। प्रीति जी, क्या कहना चाहेंगी आप हमारे सभी दर्शकों को, जो किसान भाई बहन, जो युवा हमें देख रहे हैं, कि वो कृषि स्टार्टअप या फिर कहें स्वरोजगार को अपनाकर कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? देखिए, आई थिंक आज की डेट में अगर कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे जो बहुत प्रॉमिसिंग, या मैं पिछले 2-3 साल से एक टिपिकल टर्म्स सुनती आ रही हूँ, सनराइज इंडस्ट्री है, वो एग्रीकल्चर है। बिकॉज बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ में एक सैचुरेशन अचीव कर लिया है इन टर्म्स ऑफ डिसरप्शन कितना हो सकता है। टेक्नोलॉजी में ICT ले लें आप, या कोई भी मॉडर्निस्टिक AI ले लें। सो अगर कोई स्कोप बचा है जहाँ पे द इंडस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा स्कोप जहाँ पे ऑफ डेवलपमेंट, एक ब्रेक थ्रू का बचा है, वो एग्रीकल्चर है। सो आई थिंक एक बहुत ही प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है फार्मिंग कम्युनिटी आज की डेट में। स्वरोजगार के
ऑप्शंस, आपकी बेस अपनी कन्वेंशनल क्रॉप्स जिसमें आप डील करते हैं उसमें कोई भी इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल बनाने से लेकर और एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मार्केट लिंकेजेस से लेकर, एंड देन अगर आप इतने एजुकेटेड, आई मीन इफ यू आर लाइक सो एजुकेटेड, फॉर एग्जांपल मैं अपना नहीं, इनफैक्ट जितने भी स्टार्टअप हैं इकोसिस्टम, आई एम कनेक्टेड विद मेनी ऑफ देम एंड मेनी ऑफ देम कम कोइंसिडेंटली फ्रॉम एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जिनको हमारे को ये रियलाइजेशन आता है, आई थिंक इंडिया इज़ द कंट्री जहाँ पे बहुत प्रॉमिस है अभी इन ऑर्डर टू रियली उस दिशा में काम करने के लिए जहाँ पे इंक्लूसिविटी रियल सेंसेस में आ पाए, सॉफ्ट स्किलिंग से लेकर और हार्ड स्किलिंग, सॉफ्ट बिजनेस से लेकर हार्ड बिजनेस में। सो आई थिंक वहाँ पे हमारे किसान भाइयों को, स्पेसिफिकली नई जनरेशन को मेरा ये एक बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपना स्किल डेवलपमेंट पे फोकस रखिए। एजुकेशन पे आपकी फंडामेंटल एजुकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उसको बेस्ट इन क्लास पढ़िए, वोकेशनल कोर्सेज जितने ले सकते हैं उतने लीजिए, केवीके से टच में रहिए और अपनी एग्रीकल्चर के प्रति रुचि रखिए, कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस को पढ़िए और मॉडर्निस्टिक टेक्नोलॉजीज अपने एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट करिए, वो आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी। माइग्रेशन पे ध्यान मत दीजिए कि आपको ये जॉब वहाँ मिल रहा है उस सिटी में। आई वुड से मैं बहुत ज़्यादा इसकी प्रोपोनेंट हूँ रादर कि आप स्वावलंबी बनिए, आपने जो कर रहे हैं अपने क्षेत्र में आप रियली ब्लेस्ड हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट सॉलिड करिए एंड देन लेवरेज योर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड टू बेसिकली बिल्ड फर्दर ऑन दैट और बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं आप। थैंक यू। कौशल विकास पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कृषि जो शिक्षा है, ज्ञान है, उसे अगर आप बढ़ाते हैं, देखिए अवसर बहुत सारे हैं, बस आपको उस ओर अपने कदम बढ़ाने हैं तो देखिएगा आप कई जो शहरी नौकरियां हैं उनसे भी ज्यादा, हम कहेंगे कि कई गुना तक ज्यादा आमदनी अर्जित कर पाएंगे और अपने क्षेत्र में ही रहकर पलायन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे में इस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं, सरकार भी आपकी लगातार मदद के लिए तैयार है। डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को? मैं सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा, चाहे यंग यूथ हो जो एग्रीकल्चर से जुड़ा है या जुड़ना चाहता है, जब भी कभी भी आप नई फसल का चुनाव यदि करते हैं तो आप जलवायु के तरफ जरूर ध्यान दें कि आपकी जलवायु कैसी है, आपका मिट्टी कैसा है और आपके पास इरिगेशन वाटर के रिसोर्सेज क्या हैं। यदि हम हिली एरिया पे देखते हैं तो इरिगेशन वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है, तो वहाँ पे सुझाव दिया जाता है कि आप ड्रिप इरिगेशन के तरफ जाइए, फर्टिगेशन सिस्टम के तरफ जाइए, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के तरफ जाइए। इसी तरीके से यदि मैदानी क्षेत्रों पे यदि देखें तो यहाँ पे भी जलवायु में काफ़ी जो है कि आपको परिवर्तन दिखेगा और जलवायु वेश ही जो है कि आप जो है कि क्रॉप का चुनाव करें और जो नई किस्में जो विकसित हो रही हैं उसके तरफ जो है कि जरूर ध्यान को दें और किसी भी प्रोडक्शन को करने से पहले आपको उसका जो कंजम्पशन क्या है, मार्केट का सर्वे होना बहुत ही ज़रूरी है और उस प्रोडक्शन में जो है कि आप किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, चाहे ग्रेडिंग के माध्यम से, पैकेजिंग के माध्यम से या बाई प्रोडक्ट बना करके। इस बेस पे जो है कि आप जो है कि अच्छी जगह से कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सरकारी संस्थान, चाहे जिले के कृषि विभाग हो, आत्मा विभाग हो, आईसीआर का संस्थान हो, वहाँ से जो है कि आप प्रशिक्षण लें और तब जा कर के जो है कि अपने डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर या न्यू एग्रीकल्चर जो आपका फार्मिंग मॉडल है उसको अडॉप्ट करें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, तो देखिए बेहतरीन है यहाँ पर संदेश दिया हमारे विशेषज्ञ ने कि जलवायु परिवर्तन का ध्यान रखना है क्योंकि उससे बहुत प्रभावित हो रही है हमारी खेती किसानी। हमें यहाँ पर अपने क्षेत्र के अनुसार, मांग के अनुसार खेती किसानी करनी है जिससे हमें दोहरा लाभ मिल सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जानकारी हासिल करने की तो वो बहुत ज़रूरी है। किसी को देख करके अगर हम खेती किसानी करते हैं तो उससे लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी जानकारी हासिल करके करते हैं तो हमारा लाभ कई गुना तक बढ़ जाता है। तो ऐसे में इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अगर खेती किसानी को बेहतर बनाना है। तो आइए अब अंतिम जो संदेश है, टिप्पणी है, हम हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पीके जैन जी से ले लेते हैं। क्या कहेंगे आप हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को? मैं किसानों को बोलना चाहता हूँ, कृषि को हम एज ए व्यवसाय ट्रीट करना चाहिए। इसको ऐसे मानना चाहिए कि हम व्यवसाय कर रहे हैं और कृषि व्यवसाय में अपार संभावना है, कोई लिमिट नहीं है, इतनी संभावना। आपको बस क्या करना है, अपने आप को थोड़ा इनोवेटिव बनाए रखना है। जहाँ भी संभावनाएं आती
उसका एक अच्छी तरह से एनालिसिस करना है, उसको इवेल्यूएट करना है कि क्या संभावना है, कहाँ से इनपुट मिलेगा, कहाँ से इसको उत्पादन करेंगे। तो और आपको सिर्फ उत्पादन में अपने आप को सीमित नहीं रखना है, आपको जैसे उत्पादन करने के लिए इनपुट की ज़रूरत है, बीज की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है, और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, फार्म मशीनरी की ज़रूरत होती है। इवन फार्म मशीनरी के लिए आजकल कस्टम हायरिंग सेंटर बन गए, तो आप अगर थोड़ा सा आपके पास क्षमता है तो एक कस्टम हायरिंग सेंटर लगा सकते हैं। साथ ही साथ उत्पादन के बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है, खास में से वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, उस तरह की व्यवसाय आपको बस एक अपने आप को एक ओपन रखना है, लोगों से इंटरेक्शन करना है, अपने क्षेत्र में जितने भी कृषि के अनुसंधान संस्थान हैं या कृषि के संस्थान हैं उनसे एक टच में रहना, उनसे बातचीत करते रहना है, क्या नई संभावना आ रही है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और जैसे ही आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ और इसमें संभावना है, आपको बस उसको ग्रैब करना है। बिल्कुल, तो खेती किसानी तो करनी है लेकिन बहुत स्मार्ट तरीके से करनी है, उसमें सुनियोजित जो तरीका है वो अपनाना है। अगर आप इस तरह से खेती किसानी करते हैं तो देखिए आपको आत्मनिर्भर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। स्वरोजगार के कई अवसर हैं, खेती किसानी मतलब फसलों को ही नहीं उगाना है बल्कि उससे संबंधित कई व्यवसाय हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं और अपनी आमदनी को बेहतर बना सकते हैं, कई गुना तक बेहतर बना सकते हैं। सरकार भी इसमें आपकी मदद के लिए तैयार है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में जितनी जागरूकता हमारे तीनों ही विशेषज्ञों ने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जितनी जानकारी उन्होंने आप तक पहुंचाई है, वो सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होगी। और इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप यहाँ पर तीनों उपस्थित हुए, समय दिया, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो किसान भाइयों बहनों, किस तरह से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कौन से स्वरोजगारों के अवसर हैं जो आपको मालामाल बना सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे इस कार्यक्रम में हमने विचार विमर्श किया। आज के लिए बस इतना ही। बता दें आपको, अगर हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सवाल है आपके मन में, कोई सुझाव है आपके पास, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। जी हाँ, vicharvimarsh08@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप अपने जो भी सवाल हैं, जो भी सुझाव हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं हमारा कार्यक्रम, दोबारा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जानकारियां पुनः हासिल कर पाएंगे। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।